ये मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स या रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो इसका देख लेते हैं अपन लोग किस तरह का परसेंटेज है। तो हमने इसको 5 टुकड़ों में तोड़ा बेसिकली। एंगुलर काइनेमेटिक्स, एंगुलर मोमेंटम के सवाल ये अलग से आते हैं इस वजह से, रोलिंग, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इसका बेसिक सा पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि 2019-2020 में 6% के ऊपर गया था, 2020 में 7% तक हिट कर गया था, 21-22 से थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, लेकिन 3% फिर भी 22 में रहा है वेटेजेस का। और ध्यान देने की बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन इसमें ठीक ठाक चलता ही चलता है। और एंगुलर मोमेंटम, मतलब अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, दो चीजें कैप्चर कर ली तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। और फिक्स एक्सिस रोटेशन, ये जो एंगुलर मोमेंटम मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे जब इसके सवाल देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आती है। एक्चुअली सबसे सिंपल सवाल ही आपको एंगुलर मोमेंटम के मिलेंगे इसमें। तो एसेंशियली आप देख सकते हैं सिंपलर वर्जन जो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो दो चीज़ों से ही आपका मैक्सिमम चीज़ें चांसेस कवर हो जाते हैं। एज फार एज रोटेशनल डायनामिक्स कंसर्न, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेंगी नहीं मेंस को टारगेट करते हुए। तो लेट्स बिगिन। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स से सबसे पहले हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन यहां पे दे रखी है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। इसके अलावा यहां पे और क्या बातचीत हो रही है कि भाई इनकी एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होनी पड़ेगी, तभी डिस्टेंस उनके बीच का फिक्स रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं, ये सब भी प्रूफ किया जा सकता है। 3 वेरिएबल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वेरिएबल हम लोग सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हैं और यहां पे भी पढ़ते हैं। तो ओरिएंटेशन चेंज हो रही है बॉडी की, उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से नाप रहे हैं। ये फॉर्मूले हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हुए, इसीलिए हम लोग मैकेनिक्स की सीक्वेंस एक साथ फॉलो कर रहे हैं। ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी एंड अल्फा इज डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर या फिर डी ओमेगा बाय डी टी। एंगुलर काइनेमेटिक्स की क्वांटिटीज की डायरेक्शंस क्या होती है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। मतलब यदि एक बॉडी इस प्लेन में घूम रही है तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ सकती है, तो ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है। पता कैसे करेंगे डायरेक्शन? राइट हैंड रूल यूज करके आपका अंगूठा जिस दिशा में आ रहा है वो डायरेक्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पे ऊपर हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, और यहाँ पे यूं घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से वो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी ऊपर ही आ रही है, यहाँ पे भी ऊपर आ रही है। ऑलराइट, एनीवे सेम ही चीज है। यहां पे जो है आप देख सकते हैं कि इस केस में अल्फा की डायरेक्शन नीचे आ रही है क्योंकि डिक्रीजिंग एंगुलर स्पीड है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो ऊपर ही है लेकिन डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन उससे अपोजिट होगा। इस वजह से आप देख सकते हैं अल्फा की डायरेक्शन नीचे आ गई है। यदि एंगुलर वेलोसिटी पता करनी हो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में, ऑलराइट, तो आपके ये फॉर्मूले बन जाते हैं, ऑलराइट, फॉर केस ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए विल बिगिन विद अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई इट, 2022 का क्वेश्चन। तो देखिए, यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है, वेरी इजी। 5 रेडियन है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है। इन द फर्स्ट सेकेंड द एंगल बाय द फ्लाई व्हील इन द नेक्स्ट सेकेंड, ओके। 5 रेडियन फर्स्ट सेकेंड में गया तो अगले 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ने अल्फा निकाल लिया, ऑलराइट, और एक बार अल्फा निकल गया तो अपन ने 2 सेकेंड में निकाल लिया कितना हो रहा है टोटल, और इसमें से घटा दिया तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट क्लास। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 2022 का ही सवाल था ये। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, यदि आपको नहीं भी ज़्यादा समझ में आए तो टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स में समझा रखा है, डेरिवेशन कर रखी है। आइडिया ये है कि ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट ए है, और हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो अपन ने लिखा, वो ये आ गया, ऑलराइट। इसको डिवाइड कर दिया डिस्टेंस आर से, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रही होगी, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। और रेट एट विच डिस्टेंस इज चेंजिंग, वो आपके ये कंपोनेंट हो जाएंगे कॉस थीटा वाले। यदि रिजिड बॉडी के पार्ट है
तो ये कंपोनेंट को 0 आना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू समथिंग जिसके ऊपर सवाल ठीक ठाक बनते, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन क्या होता है, एक्सिस से r1 r2 यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर अपन ने कर दिया, यूनिट्स आ जाएंगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कंटिन्यूस सिस्टम आता है तो फिर आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, देन यू हैव टू इंटीग्रेट टू रीच देयर। इंटीग्रल r स्क्वायर डी हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखा था। देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस रोटेशन है, तो ri जो डिस्टेंस लिख रहे हैं अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लिख रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, बॉडी की डेंसिटी किस मटेरियल की बनी है तो उस पर डेंसिटी आ जाएगी डिपेंडेंसी। फिर शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ऑब्वियसली जितना शेप जैसा शेप होगा उसके हिसाब से अलग अलग समेशन आएगा। साइज मतलब कि दूरी कितनी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से अलग अलग आ ही सकता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज रोटेटेड बाय द एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कुलर पाथ बिकॉज ri डज नॉट चेंज। तो ये दो सिंपल सी बातें यहाँ पे है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। बस में ध्यान ही रखिएगा कि एलिमेंट शुड बी सच दैट, वो बता रखा है यहाँ पर, और वो उसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए जिसके एक्सिस के अबाउट निकाल रहे, ये यहाँ पे समझा रखा है। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं मेंस के अंदर। एक होती है आपकी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर थ्योरम, वो क्या कहती है, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, जहां पे x एंड y मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ अ टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी। मतलब कि मान लीजिए टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी है तो इसके प्लेन में आपका x और y होगा, z जो यहां पे लिखा हुआ है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए, और एक और थ्योरम होती है, ये यहां पे समझा रखा, x और y इसी प्लेन में, z परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक और होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल एक और एक्सिस है d डिस्टेंस पे, तो उसको सॉल्व करके अपन लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस पे निकाल सकते हैं। इसमें बच्चे गलती कई बार क्या करते हैं कि दोनों में से कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही थी, फिर भी थ्योरम लगा देते हैं, फिर गलत हो जाता है आंसर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने पड़ेंगे भाई, हमने यहाँ पे दे रखे हैं शॉर्ट नोट्स में। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मूला। ये देखिए स्फीयर का, होलोस्फीयर का, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, थिन रॉड का। ऑलराइट, तो ये याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। रेक्टेंगुलर प्लेट का हालांकि निकाला जा सकता है यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस लगाकर, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, लेकिन ये याद जितने रख सके इसमें से, और किस एक्सिस के अबाउट है ये भी याद रखिएगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेट का है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। और स्क्वायर प्लेट का यहाँ पर डिराइव कर रखा है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन को लेके कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म को m इंटू बचा हुआ जितना भी सामान आता है उसका के स्क्वायर लिख दे तो ये आपका रूट आई बाय एम बन जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे कि यहां पर देखेंगे तो इट बिकम्स a बाय रूट 6, यहां पर देखेंगे तो a बाय रूट 12, क्योंकि के स्क्वायर में क्या बचेगा, a बाय रूट 12। तो बस दैट्स इट। चलिए जी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो बिगिन विद अ क्वेश्चन। 2019 का सवाल है आपके सामने। राइट, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। तो दो आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ सेम मास m एंड रेडियस आर स्टक ऑन टू एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2r। ठीक है, मास m, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द रॉड, इसके थ्रू कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, देखिए यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं एसेंशियली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, खुद के सेंटर ऑफ मास के थ्रू 2/5 mr स्क्वायर, और 2r सेंटर से यहाँ की दूरी है। 2r कैसे, क्योंकि रॉड की लेंथ 2r है तो यहां से यहां तक r प्लस r, तो 2r। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्फीयर अबाउट द एक्सिस इनटू 2, क्योंकि दो स्फीयर है, दोनों एक जैसे ही है। फिर आपकी जो रॉड है उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लिया, यू गॉट योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस से करने की जरूरत है। देखने में रिजिड बॉडी हवा लगता है, लेकिन आप देखिए सवाल आप देखते जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड कि कितना सिंपल करके हम जो कहने को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है उसके अंदर मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोसीड। आपने ट्राई कर लिया होगा। तो लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ hollow cylinder of length 30 cm, inner radius 10, outer radius 20, about its axis be I, the radius of thin cylinder of the same mass such that the moment of inertia also about its axis also I is। ठीक है, तो ये सवाल है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, hollow cylinder है जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखा है और उसके एक्सिस आई दे रखा है। अब एक और थिन सिलेंडर है सेम मास का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट आई आ रहा है और राइट, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। देखिए ये जो सिलेंडर था पहले वाला, इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट मामला है। क्या, इसकी इनर और आउटर रेडियस हमें दे रखी है, ऑलराइट। और जो दूसरा सिलेंडर है वो तो आपका एक्चुअली हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर दिया एंड यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा आपने। तो the radius of gyration of uniform rod of length L about an axis passing through a point L by 4 away from the center of the rod and perpendicular to it is। अब ये लैंग्वेज में सवाल दे रखा है, इतना सही खेल है यहाँ पे, ओके। तो ये जरा देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12, सेंटर ऑफ मास से दूरी है L/4, परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो ml²/12 वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जोड़ के करा सॉल्व और इसको m के स्क्वायर से कंपेयर कर दिया, आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कवरेज ज्यादा होता है इसलिए उसके हम लोग सवाल भी ज्यादा ले रहे। तो ये 2020 का एक सवाल है, ट्राई करिए। आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहां पे क्या कर रखा है, मास पर यूनिट एरिया जो है ना वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि रिंग है। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू आर स्क्वायर, और dm कितना होगा, सिग्मा इंटू 2πr dr, राइट। सिग्मा को अपन जो फंक्शन दे रखा है यहां पे पुट करेंगे और ये इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली आ जाएगा, एज यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर वी गो। Consider a uniform wire of mass m and length L. It is bent in a semicircle. Its moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through the center is। तो यहां पर सेंटर से पूछा है, तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि लेंथ दे रखी है जिसको अपन ने बेंड किया था। रेडियस आ गई L/π और सेंटर से तो सबकी दूरी कितनी होती है, सेंटर से सबकी दूरी आ रही होगी, यहां फिगर नहीं है, सेंटर से तो सारे पॉइंट्स की दूरी आ रही होगी, राइट। लेंथ L थी तो πr इज इक्वल टू L किया अपन ने और रेडियस निकाल के फॉर्मूला लग दिया mr स्क्वायर, सो इजी। और कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्राई, ऑलराइट, ट्राई कर लिया होगा। 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड विद द सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड बी। ये रहा चित्र, ये अपन को बनाना पड़ेगा, है ना, सवाल में नहीं दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर वेयर एक्सिस रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज। वन साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है तो दोनों के तो डायमीटर से ही जा रही है, दोनों के डायमीटर से ही जा रही है, तो ये तो 2/5 ma स्क्वायर इंटू 2 हो गया। और बाकियों के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकियों के लिए अपन को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास की लिखी प्लस डिस्टेंस लिख दिया, सॉल्व कर दिया, यू गॉट योर आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल ज्यादा है भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा आपने। तो द रेडियस ऑफ gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length passing through the center will be radius of gyration के लिए पूछा है of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length। तो इसके अबाउट पूछा है तो ये तो अपना सीधे सीधे ml²/12 होता है, ml²/12 लिया, k का वैल्यू पे पुट किया, सॉल्व कर लिया इसको, सो इजी क्वेश्चन। एक और सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखिए प्रैक्टिस हम लोग उस हिसाब से करा रहे हैं जितना जेई में ज्यादा चीज आती है ना, रिमेंबर दैट।
So 4 identical discs, each of mass m and diameter a, are arranged on a plane, small plane as shown in figure. Moment of inertia of the system about O dash is this, then the value of x will be. तो ये discs हैं और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो दो तो डायमीटर हो जाएंगे, डायमीटर के अबाउट अलग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, ये एक्सिस के अबाउट अलग होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन्होंने बोला mr²/4 इन दोनों का, ये डायमीटर के अबाउट है, बाकी इन दोनों का क्या होगा, अपने डायमीटर के अबाउट प्लस mr² करके जोड़ लीजिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करके आ जाएगा। एक और सवाल है, तो हियर वी गो। तो ये एक प्लेन लेमिना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, डी ई वगैरह इसके पॉइंट्स बता रखे हैं जो मिड पॉइंट से ए बी ए सी के, जी जो है सेंट्रॉइड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें रिमेनिंग पार्ट का, यदि अपन ने इतना पार्ट हटा दिया है तो ओके। अब सबसे पहले तो इन्होंने सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर क्या किया, जो नया ट्रायंगल बना है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, एंड देन रिमेनिंग पार्ट का आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, और कैलकुलेशन भी थी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉर्क। तो देखिए रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क की बातचीत चल रही है, तो टॉर्क क्या होता है, एक फोर्स की कैपेबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है तो उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर लिखिए, पोजीशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद टू पॉइंट अबाउट व्हिच वी वांट टू डिफाइन द टॉर्क, और क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए r क्रॉस f, जिसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा rf sin थीटा, राइट। और ये rf sin थीटा देखेंगे तो इसमें r sin थीटा जो आ रहा है वो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, ये भी काफी यूजफुल तरीका है टॉर्क लिखने का। या फिर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए r वेक्टर की, ये भी एक तरीका है। किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या बोला गया है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ f वेक्टर अबाउट एनी पॉइंट O एंड दैट एक्सिस AB अलोंग द एक्सिस AB। तो ये कंपोनेंट ले लेंगे अपॉन एक्सिस के अलोंग टॉर्क के वेक्टर का। कपल कब बोलते हैं, जब नेट फोर्स जीरो आ रहा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं नेट फोर्स जीरो आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उस केस को कपल बोल देते हैं, जहां पर टॉर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस dt दे दिया तो 2d आ गया, मान लीजिए d की जगह कुछ x होता तो ये fx प्लस fd हो जाता टॉर्क, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाता, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ओके। इसमें क्या कह रखा है कि हम फोर्स को कहां लगाएं कि ट्रांसलेशनल मोशन भी वो है, मतलब सेंट्रल मास एक्शन भी वही है और अल्फा भी वही है, तो दैट इज द पॉइंट, ताकि टॉर्क भी सेम आ जाए, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, फोर्स दे रखा है, पॉइंट दे रखा है जहां लग रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है वो दे रखा है। बेसिकली आपको आर वेक्टर खुद से कैलकुलेट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आर वेक्टर मिल गया, क्रॉस एफ कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, एंड यू गेट नेट टॉर्क। हियर इज अनदर क्वेश्चन, फिर से देख सकते हैं, ये फोर्स दे रखा है अपन को अबाउट ओरिजिन, तो इसका टॉर्क पूछा है कितना होगा, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये तो डायरेक्ट ही सवाल है, वो तो फिर भी थोड़ा सा उसमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो सीधे आर क्रॉस एफ करिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता, पूरे पूरे मार्क्स ले जाइए। अगर तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के सवाल अब जरा देख लेते हैं। तो वहां पे जो इक्वेशन आपके सामने आएगी दैट इज, चलिए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, तो इसमें जो इक्वेशन आपके सामने आएगी दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट हिंज मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और कभी सिस्टम के मोमेंटम की जरूरत पड़ जाए तो उसमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोशन देखना है MVCM, और एक्सटर्नल फोर्स का भी मोशन का एस्पेक्ट देखना है तो वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से ही पता चलेगा।
ऑलराइट। और ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा उसका अफेक्ट जब देखेंगे और सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो जो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा होगा, जहां पे आर इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो एम आर अल्फा आ रहा होगा, जहां पे अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन जो ऊपर भी आया था टॉर्क में, और आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है जिस तरह के सवाल मेंस में रोटेशन के आते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ना केवल नेट फोर्स जीरो होगा रोटेशन में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क भी जीरो होना पड़ेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए, हियर इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई कर लीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक रॉड है, उसको टांग रखा है और अलग अलग मासेस टांग रखे, डिस्टेंस बता रखा है, ऑलराइट। और ये पूछ रखा है कि कहाँ पे हैंग करें कि टेंशन इन स्ट्रिंग, एक और हैंग कर रखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग ए, पूछिए कितनी होगी। तो ये प्रॉब्लम में ना केवल ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में परंतु रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। यदि हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे तो दो अननोन आ जाएंगे, टेंशन और वेट आ जाएगा, एक ही इक्वेशन आएगी फोर्स बैलेंस की वर्टिकल में। तो एक इक्वेशन तो आप देख सकते हैं फोर्स की हो गई और दूसरी हो गई टॉर्क की, अबाउट पॉइंट बी ले लिया, आप कोई और पॉइंट भी ले सकते थे। तो बी के अबाउट लेने में फायदा है कि बी का टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा और ए सीधा अननोन इक्वेशन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और सॉल्व किया अपन ने इस इक्वेशन से सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे आप देख सकते हैं मीटर स्केल है, बैलेंस किया, नाइफ एज पे सेंटर पे रख के और दो सिक्के रख दिए गए, ऑलराइट, 10 सेंटीमीटर मार्क पे, और बैलेंस के लिए 40 सेंटीमीटर मार्क पे। द मास ऑफ द मीटर स्केल इज फाउंड टू बी। तो ये देखिए, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये नाइफ एज बीच में एक्सेस रख दिए, हिंज, फिर यहाँ पे रख दिया 30 सेंटीमीटर के ऊपर, ऑलराइट, मतलब इधर से 10 तो इधर से 30 हो गया, एक इधर से, और टॉर्क को अपन ने बैलेंस कर लिया। टॉर्क को बैलेंस किया तो अपना आंसर फर्स्ट क्लास आ गया। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है, जैसा सवाल में लिखा हुआ था कि मीटर स्केल इज बैलेंस लाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइंस ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट 10 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम द स्केल इज फाउंड टू बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। मतलब जब रख दिया तब ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस हो रहा था। ओके, पहले सेंटर पे हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो पिछले दोनों सवाल आप लोगों ने देखा कि वो थे इक्विलिब्रियम के, ये सवाल थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहां पर टॉर्क और आई अल्फा की बात हो रही है। तो इसमें रॉड को पिवट किया, इसको थोड़ा ऊपर उठाया, 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से रिलीज कर दिया। तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी जब ये यहां से पास करेगा हॉरिजॉन्टल से। ना इसको फास्टेस्ट करने का तरीका है कि देखो भैया, पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास की कितनी बड़ी है लिख लीजिए, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए mgh/cm को, और ये आपने सॉल्व किया तो आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा से भी हो सकता है पर वो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि पहले अल्फा निकालेंगे, वो वेरिएबल आएगा, इससे ज्यादा अच्छा तरीका एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट। तो ये सवाल है, 2 किलोग्राम की स्टील रोड 0.6 मीटर की लेंथ है, क्लैम्प किया ऑन अ टेबल वर्टिकली एट इट्स लोअर एंड और फ्री एंड टू रोटेट। ये क्लैम्प किया फ्री एंड रोटेट करने के लिए। द अपर एंड इज पुश सो दैट द रॉड फॉल्स अंडर ग्रेविटी। इसको हल्का सा पुश कर दिया तो ऐसे घूमते हुए गिर गई है, ऑलराइट। फ्रिक्शन को इग्नोर कर दीजिए। स्पीड क्या होगी जब ये लोवेस्ट पोजीशन से निकलेगी। फिर से वर्क एनर्जी का ही सवाल है। सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो L/2 ऊपर था, फिर L/2 नीचे पहुंच गया, टोटल गिरा L, तो mgl मस्ट बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर आ गया। टॉपलिंग एक बेसिक सी चीज होती है कि भाई कोई चीज यदि कभी ऐसे पलट रही हो, ऑलराइट, जैसे कि अपन ने कोई चीज लिया, इसको ऐसे पुश किया, तो जब ये ऐसे पलट जाती है इसके अबाउट, ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, सो दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। ये ऐसे उठ गई है, ठीक है, दैट इज टॉप।
ये नॉर्मल सवाल है, टॉपलिंग का नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टॉपलिंग पढ़ा के हमने दे दिया। तो ट्राई कर लिया होगा आपने। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज दिस अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन and the distance of the particle from the origin is 5 meter, the angle between the force and the position vector is basically टॉर्क की कैलकुलेशन के ऊपर बेसिक सा सवाल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखा, मैग्नीट्यूड अपन को दे रखा है टॉर्क का, आर का साइन थीटा निकालना था तो वो अपन ने निकाल लिया कि पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, टॉपलिंग पे कोई सवाल मुझे ज़्यादा मिले नहीं है, एक आध सवाल है तो वो तो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से इसको देख लीजिएगा। बहुत लिमिटेड कवरेज है रिजिड बॉडी की मेंस में, तो टेंशन लेने वाली चीज़ है नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट क्या होगा, आर क्रॉस पी। आर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, पी उसका मोमेंटम, तो ये आर क्रॉस पी किया आपने तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल गया। अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच देंगे तो उससे भी आपको मिल सकता है कि आर साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरी चीज समझा रखी है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन। देखिए पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, फिर उसकी वेलोसिटी है और मैग्नीट्यूड पूछा एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना। आर क्रॉस पी किया, आंसर आ गया, वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, खत्म। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, ऑलराइट, कोई भी हिंज के अबाउट आई हिंज इंटू ओमेगा लिख दीजिए तो आपको रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए इक्वेशन हो जाती है टॉर्क इज इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय डीटी। यदि एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। और यदि कोई इंपल्स लिखना चाहता है एंगुलर इंपल्स तो वो टाउ डीटी का इंटीग्रल होता है, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं कि थिन स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ एंड मास m is rotating freely with angular velocity omega naught axis to the rod and passing through its center. Two beads of mass m are negligible size are at the center of the rod initially. अब beads are free to slide along the rod the angular speed of the system when the bead reaches the opposite end. तो यहाँ पे फिगर मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत पुराना जेई में आया हुआ सवाल भी है वैसे तो। फिगर बेसिकली ये घूम रही है, बीच में 2 रिंग्स थी और बाद में जब ये रिंग्स यहाँ पहुंच गई तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब देखिए एक्सटर्नल टॉर्क के सिस्टम पे लग नहीं रहा तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब वो सेंटर पर ही थी तब तो उनका तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। सो ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा नॉट करके आ गया एंगुलर मोमेंटम। जब ये एंड में पहुंच गई है तब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहा और इन पार्टिकल्स का l/2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ओमेगा, तो नई एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली विद एन एंगुलर स्पीड ऑन अ शाफ्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज आई, एट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, शाफ्ट का नेग्लिजिबल है, रॉड का व्हील का दे रखा है। अब क्या किया, एक और व्हील जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i है उसको इसके साथ कपल कर दिया शाफ्ट पे, तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन लॉस कितना होगा। अब इसको देख कैसा लग रहा है कि फ्रिक्शन के फोर्स का वर्क लिखना है, ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यदि अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर ले सिस्टम का तो ये ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय 4। नई काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग है, मास m, r radius, rotating about its axis and angular velocity omega. Two particles having mass m each are now attached at diametrically opposite points. तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से वही बात, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रिंग का mr स्क्वायर ओमेगा, फाइनल में mr स्क्वायर तो रहेगा इसी, लेकिन 2 रॉड्स और जो 2 और मास से जुड़ गए, यहाँ पे 2m भी है, ऑलराइट, 2mr स्क्वायर ओमेगा डैश। सॉल्व कर लीजिए। आपको हो सकता है आश्चर्य हो रहा हो कि सर आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया है कि सबसे इजी वाले सवाल दे दिए। नहीं, मैंने रैंडम सिलेक्शन किया है नंबर्स का और इतना ही इजी आता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। प्लीज मत छोड़िएगा इसको, क्योंकि इसके सवाल सबसे इजी है एक्चुअली। टॉपिक ही डरावना है, नाम सुन के लोग छोड़ देते हैं। जस्ट आप मेरा असाइनमेंट कर लीजिए और रिजिड बॉडी में आप आराम से चले जाइए। जो दुनिया भर में फालतू चीजें दे रखी है उनको छोड़ दीजिए, जरूरत ही नहीं होता सब करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो thin circular ring of mass m radius is rotating with constant velocity 2 radian per second.
हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, passing through center of the ring. If two objects each of mass m are attached to gently to the opposite side of the diameter of the ring will then reduce the angular velocity. वही सवाल फिर से आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन. मुझे लग रहा है ये 2021 थोड़ा सा अलग तरह से प्रेजेंट किया था, हो सकता है उसी साल के एक टाइप के दो क्वेश्चन. ठीक है, अब कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन या फिर राइट इसके भी सवाल आते हैं ट्रांसलेशन रोटेशन के. तो इसमें बेसिक सी बात ये होती है कि सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होता है और उसके अबाउट बॉडी घूम रही होती है. तो यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ती है और राइट, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा वो हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखते हैं क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड हिंज नहीं है. लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखने में फायदा ये कि सूडो फोर्स का टॉर्क लिखना नहीं पड़ता है. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड. बाकी वो की वही सारी इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है. और एंगुलर मोमेंटम की जरूरत पड़ जाए कभी रिजिड बॉडी की लिखने की तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान के लिख दीजिए तो किसी भी पॉइंट ए के अबाउट आ जाएगा. प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है? प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उनमें स्लाइडिंग नहीं हो रही हो, उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटीज एग्जैक्टली सेम हो. तो वहां पे इसको हम लोग अलग अलग तरह से भी जानते हैं, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग, रोलिंग विद सफिशिएंट फ्रिक्शन. ये सारे वर्ड्स एक ही मोशन की बात करते हैं. ठीक है, तो ये नाम हमने 2-3 रखते हैं. यदि स्टेशनरी सरफेस पे हो रहा है तो क्या होगा? स्टेशनरी सरफेस की वेलोसिटी खुद की 0 है तो जो पॉइंट उसके कांटेक्ट में आएगा उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा. टॉप मोस्ट पॉइंट और अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटीज यहाँ पे वेक्टोरियली अलग अलग तरह से निकाल के दिखाइए. पेन चला लीजिएगा, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस. तो एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है, आर रेडियस, मास m, क्रिकेट पिच पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑब्वियसली रोलर पे लगाते हैं तो अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? तो क्रिकेट पिच पे आपने रोलर देखा हो तो बीच से खींचते, ये F फोर्स, ये फ्रिक्शन का फोर्स, न्यूटन सेकंड लगा, F माइनस F इज इक्वल टू ma. और सेंटर ऑफ मास के अबाउट से फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा Fr और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया. इस एक्सिस के अबाउट mr² 2 अल्फा सॉल्व कर लिया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, राइट. और टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? साथ में ट्रांसलेशन की भी आ जाएगी, दैट इज हाफ mv cm स्क्वायर. तो VCM की वैल्यू ओमेगा आर रख दी अपन ने और ये ICM वैल्यू एंड ये अपन ने सॉल्व कर दिया एंड दिस इज व्हाट वी गेट. इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो ये एक जबरदस्ती मतलब लोग बाग पढ़ते हैं, एक ऐसी एक्सेस जिसके अबाउट बॉडी को किसी गिवन मोमेंट पे हम रोटेट करता हुआ मान सके, उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं. इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट भी कह देते हैं. ये इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग का सवाल है, आप ट्राई कर सकते हैं. तो ये अलग अलग बॉडीज जो हैं are rolled up on the same inclined plane from horizontal plane, right, जिसका किसी एंगल पर है. inclined plane horizontal से एक रिंग है, एक सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर, अलग अलग रेडियस है, राइट. यदि सबकी सेंटर ऑफ मास पे सेम आया है स्पीड तो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट दे क्लाइंब इज, राइट. सेंटर ऑफ मास की बॉटम पे सबकी सेम थी. तो अपन को क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh कर देना है. अब काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आएगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपन ने यहाँ पे लिख दिया, v को ओमेगा को v बाय ओमेगा इधर से बाहर निकाल के उसको अपन ने v बाय आर कर दिया तो k² बाय r² बन गया. और ये अपन ने सीधे सीधे h का फॉर्मूला ही बना डाला और ये सीधे फॉर्मूला आ गया जहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते जाइए और h का रेशियो खटाखट आप निकाल सकते हैं. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. एक और इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग का सवाल देखिए. स्फीयर है 2 किलोग्राम मास का, 0.5 मीटर रेडियस का, रोलिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, गोज अप एन इंक्लाइन, नीचे से छोड़ा 1 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है रोलिंग करते हुए. ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन. हाउ लॉन्ग विल द स्फीयर टेक टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग? ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, टाइम कितना लगेगा करने में? देखिए, ऊपर जाते हुए का एक्सेलरेशन, नीचे जाते हुए का एक्सेलरेशन एक्चुअल में रोलिंग में सेम ही होता है. तो वंस यू नो दैट ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए सेम एक्सेलरेशन आता है जिसका वैल्यू भी कई लोगों को तो याद ही रहता है कि होता है नहीं, तो अपन इसको डिराइव भी कर सकते हैं. ओके, तो ये कैसे आएगा?
देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो एक तो mg sin थीटा इस पे लग रहा होगा, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। अब इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका अल्फा ऐसा कुछ होगा, राइट। तो एक ऐसे फ्रिक्शन आ रहा होगा अल्फा प्रोवाइड करने के लिए और लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए। तो इसको यदि अपन सॉल्व कर दे, ओके, ये फ्रिक्शन का फोर्स, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, इक्वेशंस आपको जो सॉल्व करनी है, एक तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, दूसरी इक्वेशन f इज इक्वल टू आई अल्फा, जहां पे अल्फा इज a बाय आर, ये आप पुट कर दीजिए और a के लिए सॉल्व कर दीजिए f को रिप्लेस करके, दिस इज व्हाट यू विल गेट एग्जैक्टली, ठीक है। और यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो जाके आने का टाइम सिंपली आप u इज इक्वल टू जीरो पुट करके, सॉरी, आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो पुट करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can try this. So a solid cylinder, solid sphere having same mass m, radius r, rolls down the same incline from top without slipping. They start from rest. The ratio of velocity of the solid cylinder to that of the solid sphere which they reach the ground will be. Okay. Again, नीचे जो वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, आपने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से आपने लिख दिया mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर नहीं किया, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी कर दिया और ओमेगा को भी बाहर पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका वेलोसिटी के रेशियो का। पुट कर दिया k का वैल्यू, सीधे सीधे आंसर आ गया। And that's it. Most dreaded chapter of whole physics, that is rotational dynamics. JEE मेंस में देखिए कितना आसान आता है। सो आप प्लीज गो थ्रू दिस। इसका जो मैंने असाइनमेंट दिया साथ में वो कर लीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए। 90% ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द असाइनमेंट आई एम गिविंग यू उसी के आसपास से आ रहे हैं, हर साल उसी तरीके से आ रहे हैं। पूरे 80 पेपर एनालाइज करके असाइनमेंट बनाए गए हैं। प्लीज फॉलो इट और बिल्कुल बिना टेंशन के मेज दीजिए। फिजिक्स में आपकी अच्छी परसेंटाइल की गारंटी मेरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।